नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम और एक पार्ट हमने ख़त्म कर लिया है। आगे शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, जो सवाल हमने पिछली वीडियो में किया उसके अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर एज ए PDF अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सवाल है, अगर अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाता है तो 25 वर्षों में यह धन कितना गुना हो जाएगा। तो क्या तरीका है, हमें 15 साल में 15 और 25 को लेना है। हमें 15 को मैं लिख दूँ 5 × 3, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है 27, यानी कि 3 की पावर 3। क्लियर। अब अगला तरीका है 25 वर्षों में 5 × 5 कितने गुना हो जाएगा। तो ये देखो, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना इसका टाइम में, वही इसकी पावर में है, तो 3 की पावर हो जाएगी 5 और इसकी इसकी वैल्यू होती है 243। ये तो हो गया इसका शॉर्ट। ये हुआ कैसे, ये एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो ध्यान से देखना। 15 साल में 15 साल में कितनी हुई धनराशि 27 गुना, ठीक है। ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है और इसको भी 3। टाइम जो रेखा है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। माना कोई धन 1 रुपये था, ये 3 गुना दे रखा है, ये 3 रुपये हुआ होगा। फिर गुणोत्तर श्रेणी में ये 9 हुआ होगा, मैंने कल बताया था। फिर ये कहीं जाकर 27 हुआ होगा गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। ये 5 साल तक, फिर अगले 5 साल तक, फिर अगले 5 साल तक ये टाइम रहा होगा और इस गुणोत्तर श्रेणी में ये आगे बढ़ा होगा, तब जाकर 15 साल में कोई धन अपने आप का 27 गुना हो गया होगा। ये देखने से पता चल रहा है हमको। अब पूछा है ये 25 वर्षों में कितना होगा। 15 तो ये हो गए, तो 5 5 की 2 साइकिल और बनेगी। 5 साल यहाँ भी, 5 साल यहाँ भी। इसका वापस से 3 गुना करेंगे तो ये आएगा 81। फिर 3 गुना करेंगे हम तो आएगा 243। क्लियर। इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए। बाकी जो पहले मैंने करने का तरीका बताया था कि टाइम में हमारे पास 5 साल, इसमें 3 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 आ रहा है इसमें, क्योंकि 3 बार कर रखा है। 3 की पावर 3 हमें करना है 5 × 5 ताकि 25 साल हो जाए। तो इस 3 की ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये इसकी पावर में है, तो ये इसकी पावर में अगर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू वही होती है 243। क्लियर। अगला सवाल है, अगर कोई धन 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 64 गुना हो जाता है तो कितने समय में वह 512 गुना हो जाएगा। देखो वैसे सवाल है, उसी तरीके से करना है इसको भी। शॉर्ट से करेंगे, बेसिक मैंने आपको बता दिया है। देखो 27 साल, इसमें कितना हो रहा है 64 गुना, ठीक है। तो इस 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 की पावर 2। क्लियर। अब ये जब इसको आधा करें हम, 13.5 साल। क्लियर। तो ये हो जाएगा 8 पावर 1 हो जाएगी इसकी, ठीक है। इधर आधा करने पर इसको 13.5 × 2 लिखें या फिर 13 27 लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आधा किया, इसकी पावर आधी हो गई। क्लियर। अब हमें चाहिए ये 8 की पावर 1 है, हमें चाहिए 512। ये कितना होता है 8 की पावर 3। क्लियर। इसकी वैल्यू होती है 512 यूनिट। तो इसमें भी 3 का इंटू करेंगे, जो पावर है इसमें इसका इंटू करते हैं, × 3। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 40.5। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बेसिक भी बता दिया कि किस तरीके से होता है वो। चक्रवृद्धि ब्याज गुणोत्तर श्रेणी में चलता है, ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर। और एग्जाम में करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर लंबी प्रोसेस से हम सवाल करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में। तो जितना हो सके चीज़ों को छोटा करने की कोशिश करें, जल्दी करने की कोशिश करें।
तो अगला सवाल है, ब्याज की एक निश्चित दर पर 5,000 रुपए की धनराशि कुछ वर्षों में 16,200 रुपए हो जाती है। यदि दिए गए समय के आधे में यह धन हो जाएगा। क्या है यार? हाँ, तो सवाल में दे रखा है इनिशियल वैल्यू 5,000 थी, कुछ टाइम बाद वो वैल्यू हो गई 16,200, तो उसी समय के आधे समय में वो अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि 5,000 से कितना हो जाएगा। टाइम हमें इसमें आधा करना है। तो जो इनिशियल वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं पहले। 5,000, 16,200। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, ये 2 से और चला जाएगा 25 और ये चलेगा 81। क्लियर? ये हमें टाइम पता नहीं कि कितने टाइम में, टाइम को टी मान लेते हैं। अब यहाँ से हमें टाइम को करना है आधा, कितना, t/2। देखो पिछले सवाल में हमने क्या किया था, जैसे ही टाइम यहाँ पे आधा हुआ, जो इसकी पावर थी, टाइम जैसे आधा हुआ, जो पावर थी वो भी आधी हो गई। क्लियर? तो ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसको 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ये पावर इनकी आधी होगी, यानी कि 1 हो जाएगी, यानी कि 5/9। ठीक है? या तो इनको अंडर रूट में ले या फिर पावर आधी करना, एक ही बात होती है। वो टाइम आधा किया, पावर आधी हो गई इनकी। तो एक साल का क्या आधे टाइम का क्या निकल के आया रेशो, 5/9। तो इस 5 की वैल्यू हमें 5,000 दे रखी है, तो इस 9 की वैल्यू आएगी 9,000। ठीक है? और ये आंसर हो जाएगा हमारा। अमाउंट पूछा है हमसे, धन हो जाएगा, यानी कि टाइम के बाद जो अमाउंट होगा प्रिंसिपल से वो पूछा है। अगला सवाल है, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित है, राशि क्या है। तो मान लो कोई मूलधन था P, ठीक है, 3 वर्षों में हुआ ये 8,028, 3 सालों में, फिर अगले 3 सालों में, पहले 3 सालों में, फिर 6 सालों में, यानी कि इसके बाद 3 सालों में, इसके बाद 3 सालों में ये हुआ 12,042। क्लियर? 3 3 सालों को मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे रखा है इसमें, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, वो निकालना है हमें। देखो ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे है वही यहाँ पर होगा। ठीक है? क्योंकि अमाउंट क्या होते हैं, पर्टिकुलर ईयर का अमाउंट, वो गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। हाँ, उनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है सेम होते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। क्लियर? वो चीज़ यहाँ हमारे पास काम आएगी। क्या कहा था मैंने कि उनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होते हैं, यानी कि ये भी गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। जिस गुणोत्तर श्रेणी में ये से यहाँ इंक्रीज हुआ, उसी श्रेणी में ये यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ होगा। क्लियर? तो ध्यान से देखो, ये 8,000 दे रखा है, ये 12,000 दे रखा है। ठीक है? और ये 28 और 42। ठीक है? 14 और 28, 14×3 = 42। तो ये इसका 3/2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यहाँ पे, 3/2। क्लियर? इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 4,014, और उसका 3 गुना 12,042। नॉलेज होनी चाहिए आपको नंबर्स की, ऐसे नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। अब जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी देखते से समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो इस 12,042 को इसके नीचे रख के काट लेना, ये आएगा 3/2। क्लियर? वैसे ये आना चाहिए आपको। इनिशियली अगर आप तैयारी अभी अभी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं आए तो, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं, आपने काफ़ी सवाल लगा लिए हैं, तो फिर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए नंबर्स को देखकर। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप 3/2 मल्टीपल हुआ होगा इसमें, यानी कि इसका अगर 2/3 निकालें तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है? प्रिंसिपल का हमने 3/2 किया होगा, तभी जाकर तो हमारे पास 8,028 आया है। सही है? यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकल सकती है। देखो ये इधर जाएगा तो ये बनेगा 2/3। ठीक है?
तो 8 दूनी 16, 6 और 3 से जाना है 6 पर, तो यूनिट डिजिट आएगा हमारा 2। क्लियर? यानी कि 53 52 आंसर होगा। देखो इतनी इतनी प्रोसेस करवाने के बाद ना कभी भी एग्जामिनर हमसे लास्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन नहीं करवाता है। क्लियर? क्योंकि उसका पर्पस होता है कि हमें मेथड आती कि नहीं आती है, कैलकुलेशन का सवाल वो अलग देगा फिर। अगला सवाल, यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 वर्ष में 6,400 हो जाती है और 15 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। हमारा मूलधन हमारा पी है, ठीक है। 7.5 सालों में कितनी हो रही है? 6400। और अगले 7.5, टोटल 15 साल है, तो 7.5 तो यहाँ हो गए, अगले यहाँ पे 7.5 फिर से, तो ये राशि हो गई हमारे पास फिर 8,000। तो मल्टीप्लाइंग वेक्टर निकालने के लिए इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ये चला जाएगा 16 से, ठीक है। 16 चौक 64 और 16 5 80, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? आएगा इनका 5/4, ठीक है। इसमें 5/4 का इंटू करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल होकर ये बन जाएगा 5। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है हमारे पास? 4/5। अब प्रिंसिपल का 5/4 क्या है हमारे पास? 6400। मूलधन ही हमें निकालना है, तो यहां से ये इधर इंटू होगा 4/5। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको अगर एग्जाम में करना है तो डायरेक्ट ये स्टेप लिखना है आपको, ठीक है। ये नहीं करना है ये रामायण। और ये भी मेंटली किया जा सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आपको काट कर भी मेंटली देखना है, 4 5 का रेशो लिखना है, फिर 1600 में 4/5 करके ऑप्शन टिक करना है। बस ये इतना सा और इतना सा, यही होगा एग्जाम का सोल्यूशन। बाकी तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी ये लिख के थोड़ी देखना वहाँ पे 7.5 7.5, ऐसा करोगे तो आपका टाइम खराब होगा वहाँ पे और पेपर नहीं निकलेगा इस तरीके से। ये घर पे करने के लिए चीज़ें, घर पे भी तब जब हम सीख रहे होते हैं। एक बार अगर हमने सिलेबस पढ़ लिया सीख लिया तो फिर ये चीज़ें सीखने की नहीं है। फिर पेन उतना ही चलाना है हमें जितनी ज़रूरत हो उसकी। देखो सवाल में यूनिट डिजिट दो जगह सेम दे रखे हैं, ठीक है। तो काट लेते हैं इसको, 5 से काटेंगे तो 12 और 4 बचेगा, ठीक है। 12 5 60 और 12 और 40, ठीक है। 0 एज इट इज। 4 का इसमें इंटू करेंगे तो बनेगा 5 चौक, तो ये बनेगा 48 और 4 और 2 32, 51 20, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको इससे डिवाइड किया तो ये आएगा 1280, फिर 4 का इसमें इंटू करेंगे तो ये आएगा 51 20। इंटू कैसे करना है? इस 4 का पहले इस 100 1200 में करना है, फिर 80 में करना है, फिर दोनों को ऐड करके ऑप्शन चेक करना है, बराबर। अगला सवाल है, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद 18,600 रुपये और 6 वर्षों बाद 27,900 रुपये हो जाती है। जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि क्या है? देखो 2 सवाल करा चुका हूं मैं इस बेस पर, ये आप खुद ट्राई करना। क्लियर? सवाल ज़्यादा डालिए, मैंने डाले इसलिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन एक ही सवाल को बार बार करवा कर टाइम खराब नहीं करते हम। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4,900 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 7,350 रुपये हो जाती है, तो 12 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी? देखो एक स्टेप आगे सोल्व करना है इस सवाल को, जो पिछले सवाल किए थे हमने ये यहीं तक खत्म हो रहे थे, ये सवाल जो है एक स्टेप आगे का है। अगले 4 वर्षों के बाद धनराशि क्या हो जाएगी वो निकालना है हमें। तो फिर से मानते कोई मूलधन, ठीक है, कोई मूलधन पी है, 4 वर्षों में ये हो जाएगा 4,900।
अगले 4 सालों में फिर हो जाएगा ये 7,350। अगले 4 सालों में हमें फाइंड आउट करना है। देखो नंबर्स को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसका 1.5 गुना है। कितना? 1.5 गुना। ठीक है, यहाँ पे 100 कम है या 50 कम है, बाकी इसका 1.5 गुना दे रखा है पूरा, यानी कि ये वैल्यू 2 है तो ये इसकी वैल्यू 3 है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है यहाँ पे? 3/2। तो ये भी जब आगे जाना है 4 साल आगे, तो इसका भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा हमारे पास? 3/2। तो हमें निकालना है इसका 1.5 गुना। ठीक है, तो इसका आधा और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 7,350, तो 7200 का आधा आधा क्या होगा? 3600। और 200 का 100, 150 का 175 और, ठीक है, इस 350 का आधा। इन सभी को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा हमारे पास 5। ऑप्शन ए। देखो ये जो है ये मेंटली कर सकते हो आप, ठीक है, इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। बाकी आप इस 2 से इसको काटो फिर इसमें इंटू करो तो भी ये आ जाएगा। यूनिट निकाल नहीं पाएंगे हम यहाँ पे क्योंकि इकाई का अंक 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे यूनिट डिजिट हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये 2 जो है इस 0 से कटेगा। तो ये भी पता हमें होना चाहिए कि कहाँ यूनिट डिजिट हम चेक कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो सवाल है, कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में बढ़कर 6,500 तथा 4 वर्षों में बढ़कर 6,760 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों के बाद वह धनराशि कितनी हो जाएगी? हमें 3 साल की दे रखा है, 4 साल का दे रखा है, और हमें निकालना है 2 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये गैप कितनी है? 1 साल की। इससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल जाएगा हमारे पास 1 साल का। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, 6,500, 6,760। देखो ये चला जाएगा वापस। देखो ये दे रखा है हमें 26 का स्क्वायर, तो इसको 26 से काटेंगे तो ये बनेगा 26, और इसको 26 से काटेंगे तो ये बनेगा 25। क्लियर? कैसे पता चला? इससे 26 ही कम है। ये कितना कम है? 26 कम है, तो ये 25 बार कटेगा। ये आ गया हमारे पास 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है हमारे पास? 26/25 पर ईयर का। देखो सेकंड ईयर के बाद जो भी अमाउंट होगा, इस सेकंड ईयर का अमाउंट का 26/25 किया होगा, तभी तो तीसरे वर्ष बढ़कर ये 6,500 हुआ। यानी कि इसकी वैल्यू हमें गिवन है सवाल में 6,500। खत्म हो गया सवाल। A2 की वैल्यू निकालनी है हमें। दूसरे वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अभी काटा है इसको हमने 26 से, इस 650 को ये 25 बार कटता है, एक जीरो एक्स्ट्रा, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो 625 और एक जीरो एक्स्ट्रा। अगला सवाल है, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 8,000 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाती हैं। तो मूलधन ज्ञात करिए। तो गैप कितनी है टाइम में? 2 साल और 5 साल, यानी कि 3 साल की गैप है। 3 साल की गैप में 8,000 से धनराशि हो गई 27,000। तो ये किसके क्यूब है? ये क्यूब वैल्यू दिख रही है आपको? ठीक है, इस 0 से 0 हम हटा दें, 3 3 0, तो ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। क्लियर? 3 साल का दे रखा है हमें 27/8। 1 साल का निकल का आएगा हमारे पास 3:2। ठीक है, देखो ये आया हमारे पास 1 साल का। ठीक है, हमें 2 वर्षों का दे रखा है यहाँ पे 8,000। तो 2 साल का क्या आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर?
इसका स्क्वायर, तो टाइम डबल हुआ तो इसकी इसकी पावर भी डबल करनी पड़ेगी हमें। तो ये आएगा 9 और ये 4। ये अमाउंट 2 साल बाद, ये प्रिंसिपल 2 साल बाद। तो अमाउंट की वैल्यू हमें गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें सवाल में? 8,000। ठीक है, थोड़ा इसको जमा कर लिख लेते हैं हम कि ये 8,000 जो है हमें 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालनी है 4 यूनिट की वैल्यू। मूलधन हमें निकालना है। 2 साल का फ्रैक्शन है ये हमारे पास, तो इसको इससे काटना पड़ेगा अब। तो वो एग्जैक्ट नहीं करते हैं, ऑप्शन दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन से करते हैं। देखो ये अगर 81 होता तो ये 9 बार चला जाता, और 9 का इस 4 में करते तो आता 36। ये 81 नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो इस 36 से थोड़ा सा कम आंसर होगा हमारा, ज़्यादा कम नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ₹5,000 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 27% नहीं, दर प्रतिशत पर, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है। 5,000 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर प्रतिवर्ष 8 वर्ष में 7,200 हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6,550 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? देखो फ्रैक्शन लेते हैं, 8 साल में 5,000 से 27 होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, फिर ये 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आएगी वैल्यू 25 और ये आएगी 36। यह है हमारे पास 8 साल का। ठीक है, 4 साल का निकालें। देखो टाइम आधा हुआ है तो इनको इनकी पावर आधी हो जाएगी, यानी कि रूट लग जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 5 और ये वैल्यू आएगी 6। ये 4 साल का निकल के लाया गया है हमारे पास। इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6,550 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा? देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमें वही रखनी है, बस ये पूछा है कि हमारा प्रिंसिपल इसने चेंज कर दिया है। प्रिंसिपल क्या कर दिया है, पहले 5,000 था तो अब 6,550 कर दिया। ये रहा हमारा प्रिंसिपल 4 साल के लिए। इसकी वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 6,550। तो कितना गुना है ये, उसी का इसमें इंटू करते हैं। हमें 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए कुल मिलाकर, तो 6,550 5 यूनिट की वैल्यू है, हमें 6 यूनिट की चाहिए। हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। हमें हमें यहाँ से ब्याज कितना मिला, 1 यूनिट, तो हमें निकालनी पड़ेगी 1 यूनिट की वैल्यू। इसको डिवाइड कर दे, वैसे आंसर आ जाएगा हमारा 13,565 होता है, देखो है ना। तो यूनिट डिजिट 13 भी एक ही में है अंश, तो यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। कैलकुलेशन करना भी चाहे तो वापस एक बार जाएगा 5 से, और 0 एज इट इज। सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसे ही था, इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया है इसने। हमारा अमाउंट जो है वो इस बार इसने चेंज कर दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रखी है, टाइम पीरियड वही रखा है 4 साल। ये मेरा 8 साल का रखा था, लेकिन हम हमें सवाल पढ़ के समझ में आया कि हमें 4 साल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी बाद में, इसलिए इसकी आधी की हमने रेट ऑफ टाइम पीरियड, और फिर जो सवाल कह रहा है उस तरीके से उसको सोल्व किया। अगला सवाल है, एक निश्चित दर 2 वर्षों में कोई धनराशि 3872 ₹3,872 और 3 वर्षों में 4,259.20 हो जाती हैं। यदि ब्याज सालाना चक्रवृद्धि संयोजित हैं तो 5.5 वर्ष के लिए 6.75% पर एनम की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर कितना हो जाएगा? तो आधा सवाल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में सोल्व करना है। फाइनली हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी उसका हमें 5/1/3 साल के लिए 6.75% पर एनम के हिसाब से साधारण ब्याज हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 वर्ष और 3 वर्ष, गैप कितनी, 1 साल की, यानी कि जो भी ब्याज, जो भी वैल्यू इंक्रीज हुई है वही हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। तो 3 साल में दे रखा है
3872 और 2 सालों में और 3 सालों में दे रखा है 4259.20। इनका डिफरेंस देखे पहले हम, तो इनका डिफरेंस आएगा, तो इन दोनों वैल्यू को अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 3807.2। क्लियर? ये इसका कितना परसेंट है? 10% है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास? 10%। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10%। निश्चित दर से 2 वर्षों में कोई राशि इतनी हो जाती है। 10% के हिसाब से 2 साल में ये धनराशि 3872 हुई। ठीक है, यानी कि देखो 10% के हिसाब से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज कितना लगा? 21%। और ये अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 3872 ये वैल्यू है 121% की। ठीक है, यहां से हमें निकालना है इसका मूलधन, 100 की वैल्यू। देखो जैसे ही ये 100 से इंटू किया तो ये आ गया मूलधन। अब हमें क्या करना है, इस जो भी मूलधन आएगा हमारा, ठीक है, इसके ऊपर 5 से 1/3 इसको सोल्व करें हम, तो 5 दिए 15 और 1 16/3। ये टाइम हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी? 6 सही 7/5, 7.5%। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। देखो परसेंट हटेगा बटे में 100 लगेगा। ठीक है, और इसका ये वहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे एक और इंटू आएगा 100। ये 100 से ये 100 कैंसल, इसको 25 से काटते हैं 4 बार और ये कटेगा 27 बार। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन नहीं करते, देखो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। इस यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 यहाँ 5 है। तो यूनिट डिजिट चेक करते हैं। 7 छंग 42। ठीक है, 2 2 चौक 2 दूनी 4, यानी कि ऊपर बनेगा 4 और 4 तिया 12, 2 2 में 1 का करेंगे तो 2 2 से जाना है हमें 4 पर, 2 दूनी 4 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा वो 2 आएगा। ऑप्शन ए। समझ में आया? इकाई का अंक चेक किया हमने। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। 7 का अगर 6 में करें इंटू 42, यानी कि यूनिट इकाई का अंक आया 2। 2 का अगर 2 में करें तो इकाई का अंक आएगा 4। ये तो आ गया ऊपर। अब नीचे चेक करते हैं। 4 का 3 में करें तो 12 बनेगा, यानी कि इकाई का अंक 2। 2 का फिर 1 में करें तो फिर इकाई का अंक बनेगा 2। अब 2 में इसी किस संख्या का इंटू करें हम कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक वापस 4 आ जाए? ठीक है, तो किस संख्या का इंटू करेंगे? 2 का करेंगे तभी जाके 4 आएगा। अब 2 में इसके अलावा होता है 7। 7 का इंटू करें तो भी 14 बनता है, लेकिन 7 तो है नहीं यूनिट डिजिट यहाँ पे किसी का भी, तो 2 ही हमारा करेक्ट होगा। तो यूनिट डिजिट जहाँ भी हमें 2 दिखे वही ऑप्शन टिक करना है, आगे बढ़ना है। अगला सवाल है, दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं तो बराबर धनराशि प्राप्त होती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। समझने वाली ये चीज़ है इसमें कि दो धनराशियां थी, एक पर 7 वर्ष के लिए ब्याज लगा, ठीक है, एक पर लगा 5 साल के लिए, और फाइनल जो हुई वो धनराशि बराबर प्राप्त हुई। ये कब पॉसिबल है? जब, क्योंकि दर सेम है, तो ये तब पॉसिबल है जब प्रिंसिपल हमारा सेम हो, तब सेम टाइम पीरियड में हमें अमाउंट भी बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये 16 जो है ये 2 साल ज्यादा इन्वेस्ट रहा, तो 16 यूनिट पर 2 साल का इंटरेस्ट क्या आएगा? 16 से जाना है हमें 25 पर, देखो 16 से जाना है हमें 25 पर, कितने सालों में? 2 सालों में। ठीक है, 16 से 25 से 2 सालों में जाना है। तो 1 साल का निकालें हम तो क्या होगा? इनका अंडर रूट, यानी कि 4 से 5। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी। 1 साल में 4 से अमाउंट हो गया 5, यानी कि ब्याज कितने का लगा? 1 का 4 पे, यानी कि 25%।
बिल्कुल समझने जैसा सवाल है। राशि 16 से 25 हुई कितने सालों में? 2 सालों में। देखो 16 थी, वो बढ़कर 25 हुई, और ये भी ऑलरेडी 25 है। 25 पर समान रेट ऑफ इंटरेस्ट से समान टाइम पीरियड में बराबर अमाउंट प्राप्त होगा, ये सवाल बोल रहा है हमें। तो हमें ये दिमाग लगाना है कि 16 से 25 बड़ी होगी इस 2 साल में, तभी तो जाकर फिर हमें फाइनली अमाउंट बराबर प्राप्त होगा। 2 साल का 16 से 25 का रेशियो है हमारे पास, 1 साल का क्या आएगा? 4 से 5 का। तो 1 का ब्याज मिलेगा 4 पर 25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर कंडीशन में एक ही लग रही है, इसलिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहीं से निकाल ली। क्लियर? दूसरे वाले को हाथ ही नहीं लगाया। अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 35,680 और 6 वर्षों के बाद 53,250 हो जाती है। पहले मामले में इस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो कोई प्रिंसिपल, उस पर 3 साल के बाद दे रखा है 35,680 और 6 साल के बाद दे रखा है 53,520। देखो ये इसका 1.5 गुना दे रखा है। कितना गुना दे रखा है? 1.5 गुना। 17 दूनी 34 थोड़ा सा ऊपर है, और 17 तो 51 ये थोड़ा सा ऊपर है। एक और चीज देख सकते हैं, अगर इस 8 में आधा और जोड़े, 4 और जोड़े, तो यूनिट डिजिट आएगा इसका 2। ऐसे इसको एलिमिनेट हम कर सकते हैं। तो इनका रेशो क्या बनेगा? 2:3। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा यहाँ से? 3/2। तो प्रिंसिपल का 3/2 वैल्यू है हमारे पास 35,680। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 23,796। क्लियर? ये आया हमारे पास प्रिंसिपल। हमें निकालने हैं पहले मामले पर ब्याज। देखो ये प्रिंसिपल था, 3 साल में इतना हो गया, इसमें से इसको घटा लें तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये 86 आएगा, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्स आएगा। इसका इसमें इनटू करके इससे डिवाइड करेंगे हम, तो ये बनेगा 23,786 पॉइंट में जाएगा, लेकिन इतना नहीं लेना है, हमें अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम, तो ये बनेगा 11,893 समथिंग कुछ। ऑप्शन ए। तो मित्रों आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। बाय।